सारे फॉर्मूलाज मैं रिकॉल करा रहा हूं जो मैं पिछली क्लासेस में एंट्रोपी कैलकुलेशन के लिए लिखवा चुका हूं। मैं उन फॉर्मूलाज की समरी यहां दोबारा से लिख रहा हूं। आपको लिखनी नहीं है, बस आपको याद आनी चाहिए कि हाँ ऐसा कुछ सर ने पढ़ाया था। डेल्टा एफ इज क्यू रिवर्सिबल बाय टी in the isothermal process. Delta S is 0 for adiabatic process. Delta S is N CVM ln T2 N CVM ln T2 by T1 in isochoric process. Delta S is N CPM ln T2 by T1 in isobaric process. This is general expression जो हमने लिख लिए थे। For ideal gas, delta S is NCVM ln T2 by T1 plus NR ln V2 by V1. For phase transition at melting point, when a solid is in equilibrium with the liquid at melting point, then delta S is delta H upon T. This is enthalpy of latent heat of fusion, and this is melting point temperature in Kelvin scale, on the Kelvin scale. For phase transition, when a liquid is in equilibrium with the gas form, delta S is delta H by T. This is enthalpy of vaporization, or latent heat of vaporization. Divide by boiling point. तो मैंने आपको इतने फॉर्मूले आपकी पिछली कुछ क्लासेस में लिखवा दिए थे, तो मैंने रिवीजन के लिए ये पॉइंट्स यहां लिखवाए। आप जितना भी ये डेल्टा एस निकाल रहे हो, ये जितने फॉर्मूले आपने लिखे, ये कौन से सिस्टम के लिए निकाल रहे हो? ओपन सिस्टम के लिए और क्लोज सिस्टम के लिए। जितने भी आप डेल्टा एस की ये कैलकुलेशन देख रहे हो, ये सब ओपन सिस्टम के लिए वैलिड है एंड क्लोज सिस्टम के लिए वैलिड है। अब हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं। अब सुनो ध्यान से, शीट में से अब मैं कुछ इलस्ट्रेशन उठाऊंगा। जो इलस्ट्रेशन मैंने सुबह JA1 को दी, वो मैं आपको नहीं दूंगा, मैं आपको कुछ नए इलस्ट्रेशन दूंगा, ताकि मेरे वाले इलस्ट्रेशन, अपनी क्लास वाले इलस्ट्रेशन करने के बाद जब आज वाला वो 23 दिसंबर का JA1 का लेक्चर देखोगे, तो वहां की इलस्ट्रेशन आपको लगनी चाहिए कि हाँ मैं कर सकता हूं। उनको मैंने इलस्ट्रेशन शीट से कराई है, कुछ आपको भी मैं शीट से करवाऊंगा, लेकिन उनकी वाले इलस्ट्रेशन जब आप देख लोगे और अपनी वाले भी देख लोगे, तो आपके लिए शीट का काफी सारा सेक्शन सॉल्व हो जाएगा।
तो मैं आपको कुछ नए एग्जांपल्स दूंगा ताकि इन एग्जांपल्स को देखने के बाद जब आप उनका लेक्चर देखो तो आपको ये ना लगे क्या ये तो सारा रिपीट है, हम क्या नया कर रहे हैं, हमें क्यों बोलना करना, ताकि वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपके पास ज्यादा आ जाए। तो सबसे पहले किस तरह के क्वेश्चन आपके सामने आएंगे? एंट्रोपी के बेस पे दो तरह का क्वेश्चन आता है, एक तो न्यूमेरिकल टाइप, एक होता है कंसेप्चुअल क्वेश्चन। तो पहले मैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगा। टाइप 1, let's say for example, water solid to water liquid, water gas to water liquid, N2 gas plus 3H2 gas gives 2 ammonia. Oxygen gives ozone. Calcium oxide solid plus CO2 gas gives CaCO3 solid. Carbon graphite plus O2 gives CO2. 3-ethyl benzene liquid Ag plus aqueous plus Cl minus aqueous gives AgCl solid. Calcium oxide solid gives calcium solid plus half O2 gas. पहले तो ये रिएक्शन नोट करो, और इस टाइप के क्वेश्चन फेवरेट है जेई मेंस के। और अब आपको पूछा जा रहा है प्रिडिक्ट इफ डेल्टा एस इज पॉजिटिव और नेगेटिव और 0 फॉर द फॉलोइंग प्रोसेस। आपको कुछ एग्जाम्पल दे दी, बिल्कुल फंडामेंटल क्वेश्चन जो आपको बेसिकली आने चाहिए, और आपको पूछा जाएगा इन सारे रिएक्शंस में बताओ एंट्रोपी सिस्टम की बढ़ रही है या घट रही है। तो पहले आप क्वेश्चन जल्दी से नोट कर लो बिफोर आई स्टार्ट टीचिंग यू। और ये मान के चलना 23 दिसंबर वाला आज JA1 वाला लेक्चर सुबह वाला, और जो मैं आपको स्पेशली करवाने लगा हूं, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मार्क्स लेने के लिए, कॉन्फिडेंस लेने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। भले ही आपको ये वाला लेक्चर भी आपको दोबारा देखना पड़े, जरूर देखिएगा। नोटेड? सबसे पहले जब मैंने आपसे ये बोला कि कोई प्रोसेस हो रही है और उस प्रोसेस में सिस्टम का एंट्रोपी घट रहा है या बढ़ रहा है, तो ये ध्यान रखो जब भी कभी किसी सिस्टम की एंट्रोपी घट भी सकती हो और बढ़ भी सकती हो, तो वो सिस्टम ओपन सिस्टम होगा या क्लोज सिस्टम होगा। वो आइसोलेटेड सिस्टम यूनिवर्स नहीं होगा, क्योंकि हमने अपनी पिछली क्लास में यही पे एंड किया था कि यूनिवर्स और आइसोलेटेड सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ ही सकती है या फिर सेम रह सकती है पर घट नहीं सकती। लेकिन यूनिवर्स आप जानते हो कि वो आइसोलेटेड सिस्टम है। तो आप अपनी कॉपी में अपने लिए ये जरूर पॉइंट नोट कर लो
कि यूनिवर्स के लिए एंट्रोपी चेंज डेल्टा एस या तो पॉजिटिव रहेगा या जीरो रहेगा, पर नेगेटिव नहीं रह सकता। यदि किसी सिस्टम के लिए डेल्टा एस पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कुछ भी हो सकता है, तो वो सिस्टम फिर आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है, वो ओपन सिस्टम है या क्लोज सिस्टम। तो अब आपने ये चीज देख ली है कि क्या सिस्टम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाते वक्त सिस्टम रैंडमाइज हो रहे। रैंडमाइज होने का मतलब यदि वो सॉलिड से लिक्विड बन गया तो लिक्विड में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर रिलेटिवली मोर फ्री टू मूव, तो मैं कहूंगा लिक्विड में एंट्रोपी सॉलिड से ज्यादा है। यदि वो लिक्विड से गैस बन गया तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर इवन मोर फ्री टू मूव, तो रैंडमनेस गैस फेज में सबसे ज्यादा होगी, फिर लिक्विड फेज में, और सॉलिड फेज में सबसे कम। तो यदि आप यहां पे पहला प्रोसेस देखो, ए ऑप्शन, उसमें सॉलिड जो है वो लिक्विड बन गया। जब कोई सॉलिड लिक्विड बन गया तो आप बताओ एंट्रोपी चेंज, रैंडमनेस बढ़ गई घट गई। सॉलिड के कंपैरिजन में लिक्विड में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर रिलेटिवली फ्री टू मूव, तो कहां रैंडमनेस ज्यादा होगी, लिक्विड फॉर्म में ना। तो हम कहेंगे पहले स्टेप के लिए डेल्टा एस पॉजिटिव है, पहले स्टेप के लिए डेल्टा एस पॉजिटिव है, क्योंकि सॉलिड से लिक्विड बनने में रैंडमनेस, फ्रीडम, अनऑर्गेनाइजेशन सिस्टम में बढ़ता है। अब बी ऑप्शन में देखो, पहले सिस्टम गैस था, वाटर गैस, प्रोडक्ट में वाटर लिक्विड है, तो गैस से लिक्विड बनने पे सिस्टम की एंट्रोपी घट गई। तो सिस्टम गैस से जब लिक्विड बनेगा तो उसमें एक्सटेंट ऑफ फ्रीडम, रैंडमनेस, टेंडेंसी टू गेट अनऑर्गेनाइजेशन घट जाएगा। तो मैं कह दूंगा ए ऑप्शन में सॉलिड से लिक्विड बनते वक्त एंट्रोपी चेंज इज पॉजिटिव, बी ऑप्शन में गैस से लिक्विड बनते वक्त एंट्रोपी चेंज इज नेगेटिव। अब सी ऑप्शन में देखो, रिएक्टेंट में हर चीज गैस है, N2 भी गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है, और भाई साहब प्रोडक्ट में अमोनिया भी गैस है। जब गैस से गैस में गए तो कैसे देखना, ध्यान से सुनो, टोटल मोल देखने लेफ्ट साइड में और राइट साइड में। रिएक्टेंट के नाइट्रोजन का 1 मोल और हाइड्रोजन के 3 मोल, 4 मोल है गैस, लेकिन प्रोडक्ट में अमोनिया के 2 मोल है। तो गैस के यदि मोल घट गए तो एंट्रोपी भी घट जाएगी। क्यों? क्योंकि एंट्रोपी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है बाबू, और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर दोस प्रॉपर्टी विच डिपेंड ऑन द क्वांटिटी ऑफ द सिस्टम। तो यदि कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, रिएक्टेंट भी गैस, प्रोडक्ट भी गैस, गैस से गैस में कन्वर्जन हो रहा है, तो आपने फिर मोल्स चेक करने हैं कि रिएक्टेंट में गैस के कितने मोल थे, प्रोडक्ट में गैस के कितने मोल है। तो हम सी ऑप्शन में कहेंगे कि 4 मोल गैस से 3 मोल हाइड्रोजन, 1 मोल नाइट्रोजन, 4 मोल गैस से 2 मोल गैस बन गई, तो एंट्रोपी घट गई। लिक्विड और सॉलिड के केस में ये सब करने की जरूरत नहीं, वहां तो साफ दिख जाता आंसर, प्रशांत मिश्रा। अब डी ऑप्शन में देखो, गैस से गैस बन रही है, गैस से गैस बन रही है ना, ऑक्सीजन से ओजोन। तो ऑक्सीजन गैस थी, ओजोन भी गैस है, पर 3 मोल गैस से 2 मोल गैस बन गई। तो बताओ एंट्रोपी घट गई बढ़ गई? एंट्रोपी घट गई, डेल्टा एस नेगेटिव हो गया, डेल्टा एस नेगेटिव हो गया। अब ई ऑप्शन में चेक करो, ई ऑप्शन में पहले कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है रिएक्टेंट में, पर प्रोडक्ट में सॉलिड बन रहा है, तो आप तो यही कहोगे ना, रिएक्टेंट में गैस से सॉलिड बन गया। यदि रिएक्टेंट में आपको कोई टर्म गैस की दिख रही है और प्रोडक्ट में सब सॉलिड है, तो ओवरऑल उस प्रोसेस में गैस से सॉलिडिफिकेशन हो रही है, तो एंट्रोपी विल व्हाट? ई ऑप्शन में एंट्रोपी विल डिक्रीज, डेल्टा एस इज नेगेटिव, गैस से सॉलिड बन गया। अब आपने मोल से नहीं देखना, आपने ये नहीं कहना कैल्शियम ऑक्साइड का 1 मोल है, CO2 का 1 मोल है, टोटल 2 मोल है, प्रोडक्ट में कैल्शियम कार्बोनेट का 1 मोल है। आपने ये वाला फंडा मोल मोल वाला तभी लगाना है जब रिएक्टेंट में भी गैसेज हो, प्रोडक्ट में भी गैसेज हो। अब अगले में चेक करो, एफ ऑप्शन में, एफ ऑप्शन में ग्रेफाइट सॉलिड होता है, उसको देखने की जरूरत नहीं, पर ऑक्सीजन गैस है और CO2 भी गैस है, ऑक्सीजन गैस है, CO2 भी गैस है,
1 मोल O2 से 1 मोल CO2 बना, 1 मोल O2 से 1 मोल CO2 बना, एंट्रोपी बड़ी घटी, मैं कहूंगा 0, नो चेंज, डेल्टा एस इज 0, नो चेंज इन एंट्रोपी, एंट्रोपी विल रिमेन सेम। अब जी ऑप्शन में चेक करो, गैस से लिक्विड बन रहा है, अब तो देखने की जरूरत ही नहीं मोल मोल, गैस से लिक्विड बनते वक्त क्या होगा, एंट्रोपी घटेगी, गैस से लिक्विड बन गया, डेल्टा एस नेगेटिव है, राइट। अब एच ऑप्शन में, एच ऑप्शन में देखो एक्वस आयंस है, एक्वस आयंस है और फिर सॉलिड बन गया फाइनली। तो एच पार्ट में एक्वस से सॉलिड बनने में क्या होगा, एंट्रोपी घटेगी, क्योंकि एक्वस आयंस का मतलब है आयंस आर फ्री टू मूव, एंड इफ आयंस आर फ्री टू मूव, पर जब वो सॉलिड बन गए तो सॉलिड में आयंस आर नॉट फ्री टू मूव, इसलिए एच ऑप्शन में भी एंट्रोपी घटेगा, डेल्टा एस नेगेटिव होगा। आई ऑप्शन में देखो सॉलिड रिएक्टेंट है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड है, लेकिन प्रोडक्ट में देखो गैस भी तो बन गया हाफ O2, तो आई ऑप्शन में हम क्या बोलेंगे कि सॉलिड से गैस बन गया, प्रोडक्ट में गैस बन रही है, तो एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इज इंक्रीजिंग, डेल्टा एस इज पॉजिटिव। अब मैं यहां पे 5 मिनट्स के लिए आपको अनम्यूट करूंगा और उम्मीद रखूंगा कि तहजीब के साथ किसी पार्ट में डाउट होगा तो आप अपना नाम बताओगे और डाउट पूछोगे। ऋतु सम्राट, ऋतु सम्राट ने हैंड रेज किया हुआ है। यस सर। हाँ जी पूछो बेटा, कौन से पार्ट में डाउट है? सर आपका वीडियो ही ऑफ हो गया तो कैसे नंबर बताए, कौन सा नंबर? ओके फिर अभी वेट करो, वीडियो ऑफ नहीं होगा मेरी तरफ से। अच्छा वो एग्जांपल्स में जो अभी वीडियो दिख नहीं रहा जो, यस सर। अच्छा अच्छा अच्छा, नोट नहीं किया था आपने क्या? नहीं सर। अरे यार 1 मिनट रुको फिर। अच्छा अब सर अभी है, अपने आपको, स्क्रीनशॉट है, हाँ स्क्रीनशॉट है हाँ हाँ, सर। एफ में, एफ, एफ फॉर यस फ्लावर। यस सर, उसमें सॉलिड देखो से गैस बन रहा है तो ग्रेफाइट डेल्टा सॉलिड एस है ना, ग्रेटर। बिल्कुल, लेकिन आप सॉलिड को तब, जब भी कभी आपके पास रिएक्टेंट में कोई भी टर्म गैस की है ना, तो गैस में एंट्रोपी कंटेंट ज्यादा होता है, तो हम उसी की रिस्पेक्ट में बात करते हैं। तो एफ में जब भी कभी आपके सामने सॉलिड के साथ कोई गैस रिएक्ट हो रही है, सॉलिड को इग्नोर कर दिया जाता है, क्योंकि सॉलिड में एंट्रोपी कंटेंट बहुत कम है। तो हम देखेंगे कि सिस्टम की एंट्रोपी ऑक्सीजन के कारण थी रिएक्टेंट में, अब उस सिस्टम की एंट्रोपी CO2 के कारण है प्रोडक्ट में, तो हम गैस से गैस को देखेंगे, सॉलिड को इग्नोर कर देंगे। और सर आई में सिर्फ आई में सॉलिड है इसलिए सॉलिड देखेंगे। बिल्कुल सॉलिड रिएक्टेंट को देखने की जरूरत नहीं, प्रोडक्ट में देखो गैस बन रही है, क्योंकि सॉलिड्स में एंट्रोपी सबसे कम होती है, तो सीधा सॉलिड से गैस का कन्वर्जन हो रहा है, एंट्रोपी इज इंक्रीजिंग। ओके थैंक यू सर। ओके नयन, सर वो सेम ऐप में ये भी यही डाउट था, अब जिसको एफ में डाउट था ना, वो अपने हैंड रेज नहीं अब डाउन कर देना, हैंड हटा लो ताकि मैं टाइम ना ज्यादा वेस्ट करूं। रौनक आनंद, सर एच नंबर वाला में। एफ हो तो गया, अभी बता तो दिया। एच सर, एच एच। एच, एच में Yes, देखो पहले आयंस है ना एक्वस में, यस सर। तो आयंस आर फ्री टू मूव इन द सोल्यूशन, पर यस जब वो सर। सॉलिड बन गया तो नाउ दे आर नॉट फ्री टू मूव, यस सर, एंट्रोपी घट एंट्रोपी गया। घट गई, बिल्कुल डेल्टा एच नेगेटिव हो गया। यस सर, थैंक यू सर। ओके रियलमी, रियलमी सर ये सर रैंडमनेस और सर एंट्रोपी का रिलेशन क्या होता है सर? भाई साहब एंट्रोपी का मतलब ही है सिस्टम में रैंडमनेस जितनी ज्यादा होगी, जितना अनऑर्गेनाइजेशन होगा,
उतना उसका एंट्रोपी कंटेंट ज्यादा माना जाएगा। एंट्रोपी का डेफिनेशन ही यही है, एक्सटेंट ऑफ रैंडमनेस इज मेजर्ड बाय एंट्रोपी। अमितेश सिन्हा। सर कोई भी मीडियम में सर मोल्स कम होंगे तो एंट्रोपी नेगेटिव रहेगी। यूजुअली ऐसा बिल्कुल सही है, वो तब हम मोल्स का सहारा लेते हैं जब हमारा फिजिकल स्टेट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में सेम हो, जैसा कि सी ऑप्शन में था, हाँ जैसा कि डी ऑप्शन में था। जहां फिजिकल स्टेट रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में सेम हो रहा है वहां हम मोल्स का सहारा लेते हैं। ओके सर। सर एक्वस में भी ना? एक्वस में भी ऐसे ही होगा, अगर सब कुछ एक्वस 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 में रिएक्टेंट में भी हो प्रोडक्ट में भी। ओके सर। ओके, आयुष निरंजन सिंह। आयुष निरंजन सिंह। विद्या निवास मिश्रा। सर ये पूछना था कि जैसे एफ में सॉलिड टू गैस को नहीं देख के गैस टू गैस किया गया, वैसे ही सर ये प्रायोरिटाइजेशन ऐसे ही रहेगा कि पहले गैस फिर लिक्विड फिर सॉलिड? बिल्कुल। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू। मोहम्मद अदनान अली। सर जिस तरीके से सर दोनों साइड रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में गैस था, अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में सॉलिड होता तब भी हम सर मोल्स वाला चेक करते ना? तब लगा सकते थे, तब लगा सकते थे अगर सब तरफ सॉलिड 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 रहता। यस सर, थैंक यू सर। ओके, रियलमी 3। हेलो सर। रियलमी 3। हेलो सर। हाँ जी बोलो। हाँ सर, फिर ये क्राइटेरिया लिखवा दीजिए ना कि कौन सा क्राइटेरिया पहले देखना है, उसके बाद कौन सा सेकंड लिखना है। नहीं, ये अपने आप तू लिखेगा। ठीक है सर। जब तक फिजिकल स्टेट रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में बदल रही है, मैंने मोल्स नहीं देखे। ओके सर। जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में फिजिकल स्टेट सेम है तब मैंने मोल देखे। और आयुष निरंजन सिंह पूछ रहे मोल ही क्यों लिए? क्योंकि एंट्रोपी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर द प्रॉपर्टी विच डिपेंड ऑन क्वांटिटी ऑफ द सिस्टम। और क्वांटिटी को मेजर करने का स्टैंडर्ड तरीका केमिस्ट्री में मोल्स का कंपैरिजन करना होता है। ओके ठीक है, थैंक यू सर। ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। ओके, तो इस तरह के एक टाइप के क्वेश्चन आपको बिल्कुल आसान से क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं। नाउ लेट्स राइट डाउन द न्यूमेरिकल। If 1 mole of ideal gas whose CPM is 5/2R is expanded isothermally at 300 Kelvin until its volume gets heated until its volume gets tripled. What is change in entropy for the gas? This is question number B4, exercise 1, part 2. ये ध्यान रखना, जो एग्जाम्पल मैंने सुबह J1 को करवाए वो अलग है, वो आपने जरूर देखने, लेकिन वो शीट के ही है। अब देखो, सबसे पहले मुझे उन्होंने किसकी एंट्रोपी चेंज पूछी? गैस की। सबसे पहले तो आपने ये ध्यान में रखना कि किसका पूछा एंट्रोपी चेंज? गैस का। और गैस के लिए मैंने आपको जनरल इक्वेशन बताई हुई है, और गैस क्लोज कंटेनर में है, ओपन नहीं है। तो योर गैस इज अ क्लोज सिस्टम, और क्लोज सिस्टम के लिए एंट्रोपी चेंज
पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इक्वल टू 0 भी हो सकता है, क्योंकि गैस इज नॉट ए यूनिवर्स। अब क्योंकि क्वेश्चन गैस के लिए था तो मैं डायरेक्ट इक्वेशन लगा रहा हूं और प्रोसेस में बोल दिया कि आइसोथर्मल। अब अगर ये आइसोथर्मल है तो T1 T2 सेम है, तो आइसोथर्मल में T1 T2 सेम, तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या बन गया गैस के लिए, NRLN V2 by V1। और आपको ये बोला गया कि ट्रिपल हो गया वॉल्यूम, वॉल्यूम ट्रिपल हो गया मतलब वॉल्यूम बढ़ गया, गैस एक्सपैंड कर गई, और जब एक्सपैंड करेगी तो गैस के लिए एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव आएगा। ऑन एक्सपेंशन एंट्रोपी चेंज फॉर द गैस इज पॉजिटिव। तो मोल्स आपको दिए हुए 1, आर की वैल्यू 8.314 रखनी है जूल्स में पर केल्विन पर मोल, इनटू नेचुरल लॉग को लॉग टू द बेस 10 बनाने के लिए 2.303 लॉग टू द बेस 10, फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम से ट्रिपल है तो लॉग 3, और लॉग 3 की वैल्यू एग्जाम में मिलेगी, आपको याद नहीं रखनी। तो सिंपल आंसर बन जाएगा 8.314 इंटू 2.303 इंटू लॉग टू द बेस 10 वैल्यू विथ 3 एंड एंट्रोपी के यूनिट्स इज जूल्स पर केल्विन। क्योंकि अल्टीमेटली एंट्रोपी चेंज के जितने भी आपने फॉर्मूले ये सब किए हैं ये इसी इक्वेशन से डिराइव हुए। तो हीट के यूनिट्स जूल्स, टेम्परेचर के पर केल्विन। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखे मिले, ऐसे क्वेश्चन जरूर दिख सकते हैं। इसका मतलब यहां पे हमें सीपीएम की जरूरत नहीं थी, सिर्फ डराने के लिए दिया हुआ था कि हमें डायरेक्ट पता लग गया कि प्रोसेस आइसोथर्मल है तो T1 T2 सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम 3 गुना हो गया, तो डायरेक्ट NRLN V2 by V। दैट इज हाउ एंट्रोपी चेंज कैन बी कैलकुलेटेड। जब भी मेरे पास कभी कोई क्वेश्चन आएगा किसी गैस के लिए एंट्रोपी चेंज निकालने का, मैं हमेशा इसे प्रेफर करूंगा। मैं चाहूं तो इस क्वेश्चन से भी आंसर निकाल सकता हूं, पर उसके लिए आपको क्यों निकालना पड़ेगा। अगर मैं वहां से चाहता तो वहां से भी क्वेश्चन करता तो आंसर ऐसे ही होता। मैं करके भी दिखा देता हूं। मान लो किसी बच्चे ने कहा कि मुझे ये फॉर्मूला से करना है क्योंकि आपने आइसोथर्मल बोला, तो मैं कहता कि पहले क्यू निकालो, टेम्परेचर तो दिया हुआ है 300 केल्विन, तो क्यू कैसे निकालोगे, प्रोसेस आइसोथर्मल है गैस के लिए, तो डेल्टा E इज Q प्लस W एंड प्रोसेस आइसोथर्मल है। फॉर आइडियल गैस डेल्टा E 0 है, Q रिवर्सिबल, वर्क इज रिवर्सिबल, तो Q रिवर्सिबल इज माइनस वर्क रिवर्सिबल, और वर्क का फॉर्मूला आपने पढ़ा है माइनस NRT/ln V2 by V1। क्योंकि हीट पॉजिटिव आएगी तो यहां प्लस साइन लगेगा, क्योंकि वर्क नेगेटिव होगा, हीट पॉजिटिव होगी। तो जब आप NRT/ln V2 by V1 Q रिवर्सिबल आ गया, तो जब आप इसे T से डिवाइड करोगे इस फॉर्मूले से, डिवाइड बाय T, तो T से T कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा NRLN V2 by V1। दिस इज डेल्टा S, जो आप यहां भी वही कर रहे हो, सेम फॉर्मूला। क्योंकि जब आपने ये फॉर्मूला बनाया था आपने यहीं से बनाया था, इसलिए अगर कोई कह दे कि आइसोथर्मल प्रोसेस है, रिवर्सिबल है, तो मैं कहूंगा आपको क्यों निकालना आना चाहिए। उसके लिए वर्क निकालो। आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क NRT/ln V2 by V1 था, क्योंकि हीट पॉजिटिव है, वर्क नेगेटिव है, तो यहां हीट के लिए पॉजिटिव साइन, डिवाइड बाय टेम्परेचर किया तो NRLN V2 by V1, वही आपका यहां पे आ रहा है। इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने क्या इक्वेशन लगा। So this was question number B4, exercise 1 part 2. Okay. Exercise 1 part 2 part 1 section B में क्वेश्चन इज
B1. Entropy of vaporization of benzene is 85 joules per Kelvin per mole. When 117 gram benzene gets vaporized at normal boiling point, calculate delta S for the system and delta S for the surrounding and delta S for universe. अगर आपको अपनी पिछली क्लास याद हो तो मैंने क्लास में ये प्रूव किया था, डेल्टा एस फॉर यूनिवर्स या तो पॉजिटिव हो सकता है या इक्वल टू 0 हो सकता है, अगर आपको याद हो तो, जिसपे हमने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की स्टेटमेंट बोली थी, जिसमें हमने ये कहा था कि कोई प्रोसेस के दौरान यूनिवर्स की एंट्रोपी या तो बढ़ेगी या सेम रहेगी, और यहां पे ये चीज पढ़ाई थी कि ये इक्वालिटी का साइन यानी कि इक्वल टू 0 का साइन तभी होगा जब प्रोसेस रिवर्सिबल है, और यदि ग्रेटर देन 0 है तो वो प्रोसेस इरिवर्सिबल है। यानी कि अगर कोई प्रोसेस रिवर्सिबल है तो डेल्टा एस यूनिवर्स इक्वल टू 0 होगा, और अगर उस प्रोसेस में यूनिवर्स की एंट्रोपी पॉजिटिव हो रही है, एंट्रोपी चेंज यूनिवर्स का पॉजिटिव है, तो ये प्रोसेस इरिवर्सिबल है। जब भी कभी कोई ये कह दे कि कोई सिस्टम अपने बॉइलिंग पॉइंट पे है या अपने मेल्टिंग पॉइंट पे है, तो उस समय वो सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। किसके साथ? अपने फिजिकल फॉर्म्स के साथ। सॉलिड और लिक्विड दे आर एट इक्विलिब्रियम, लिक्विड एंड गैस दे आर एट इक्विलिब्रियम। और जब कभी कोई सिस्टम अपने मेल्टिंग पॉइंट पे आता है और अपने बॉइलिंग पॉइंट पे आता है, उस समय उस सिस्टम का प्रेशर सराउंडिंग के प्रेशर के बराबर हो जाएगा, इसलिए सिस्टम का प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। क्योंकि इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन क्या है? सिस्टम का प्रेशर विल नॉट चेंज विद टाइम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? सिस्टम का टेम्परेचर विल नॉट चेंज विद टाइम। और यदि सिस्टम और सराउंडिंग दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाए, दोनों का प्रेशर सेम हो जाए, अब ये सिस्टम अपने प्रेशर को बदलेगा नहीं, अब ये सिस्टम अपने टेम्परेचर को नहीं बदलेगा। मैं कहूंगा सिस्टम और सराउंडिंग का, यानी कि सिस्टम और सराउंडिंग का प्रेशर सेम, सिस्टम का टेम्परेचर सराउंडिंग के साथ सेम, इट इज लाइक रिवर्सिबल प्रोसेस इन थर्मोडायनामिक्स। जब सिस्टम के अंदर का प्रेशर और सराउंडिंग का प्रेशर बराबर हो तो ऐसा सिस्टम ना एक्सपैंड करेगा ना कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जब सिस्टम का टेम्परेचर सराउंडिंग के बराबर हो, ना वो हीट लूज करेगा सराउंडिंग को, ना ये सराउंडिंग से हीट गेन करेगा। तो ऐसे सिचुएशन में हम बोलेंगे सिस्टम इज इन एट इक्विलिब्रियम, सिस्टम इज फॉलोइंग इट रिवर्सिबल प्रोसेस। यानी कि इक्विलिब्रियम आने पे बॉइलिंग पॉइंट पर और मेल्टिंग पॉइंट पे आपका सिस्टम एक रिवर्सिबल प्रोसेस के द्वारा रिवर्सिबल प्रोसेस को फॉलो कर रहा है, क्योंकि उस समय सिस्टम का प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट हो चुका है और उसका प्रेशर सराउंडिंग के प्रेशर के बराबर है, उसका टेम्परेचर सराउंडिंग के प्रेशर के बराबर है। बाय द डेफिनेशन ऑफ दिस इक्विलिब्रियम, योर सिस्टम इज फॉलोइंग ए thermodynamically reversible process at equilibrium. Your system is following a thermodynamically reversible process at equilibrium. तो मैं बोलूंगा at equilibrium when pressure of system and temperature of system does not change with time,
It's because P external is P internal, T external is T internal. मैंने इंटरनल वर्ड किसके लिए यूज किया? सिस्टम के लिए, एक्सटर्नल सराउंडिंग के लिए। तो जब भी P एक्सटर्नल P इंटरनल के बराबर हो, T एक्सटर्नल T इंटरनल के बराबर हो, योर सिस्टम इज फॉलोइंग ए प्रोसेस विच इज रिवर्सिबल। उस समय यूनिवर्स के लिए डेल्टा एस 0 है। तब मैं बोलूंगा जब भी कभी कोई सिस्टम अपने बॉइलिंग पॉइंट पे हो, मेल्टिंग पॉइंट पे हो, इन दोनों प्रोसेसेस के दौरान डेल्टा एस यूनिवर्स विल बी 0, यानी कि डेल्टा एस फॉर द सिस्टम प्लस डेल्टा एस फॉर सराउंडिंग का सम इज 0, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग का सम इज 0। और आपने सिस्टम का डेल्टा एस निकालने के लिए आपने ये फॉर्मूला यूज किया एट इक्विलिब्रियम, एट फेज ट्रांजिशन, एट इक्विलिब्रियम, एट फेज ट्रांजिशन। तो यदि आपको ये नंबर निकालना आता है जो कि इसके बराबर है, तो आप ये बता सकते हो कि ये कितना होगा, डेल्टा एस फॉर सराउंडिंग क्या होगा, बट एट इक्विलिब्रियम। तो अब आपको क्वेश्चन में बोला है एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ बेंजीन, यानी कि बेंजीन लिक्विड की बात हो रही है और वेपराइजेशन वर्ड की बात हो रही है और बॉइलिंग पॉइंट की बातें हो रही है। यानी कि आप उस इंस्टेंट पर हो जब बेंजीन लिक्विड अपनी गैस फेज के साथ इक्विलिब्रियम में है। और जब भी लिक्विड अपनी वेपर फेज के साथ इक्विलिब्रियम में होगा, यानी कि ये अपने बॉइलिंग पॉइंट पे होगा, तो इसका टेम्परेचर इसके बॉइलिंग पॉइंट के बराबर है, वो कांस्टेंट हो चुका है। इसका प्रेशर P सिस्टम और P एक्सटर्नल बराबर हो चुके हैं, लेट्स से एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm। सपोज जिस समय सिस्टम का प्रेशर सराउंडिंग के प्रेशर के बराबर रह गया, टेम्परेचर उसके बराबर रह गया, अब इक्विलिब्रियम पे ये प्रोसेस मेरे लिए कहलाएगी थर्मोडायनामिकली रिवर्सिबल। और जैसे वो रिवर्सिबल हुई, यूनिवर्स की एंट्रोपी चेंज इक्वल टू 0 हो गया। अब आपको क्या दिया है? एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ बेंजीन इज 85, यानी कि आपको ये दे दिया नंबर 85 और ये 0 है। तो आप बता सकते हो कि एंट्रोपी चेंज फॉर सराउंडिंग कितना होगा? एंट्रोपी चेंज फॉर सराउंडिंग विल बी -85। पर ये 1 मोल के लिए है, 1 मोल बेंजीन के लिए। पर आपके पास बेंजीन के 117 ग्राम है, तो क्या आप बता सकते हो कि ये कितने मोल है? मोल तो बना सकते हो, मास पता हो, इसका मॉलिक्यूलर मास पता हो, तो मास से मॉलिक्यूलर मास डिवाइड कर दो तो मोल्स मिल जाएंगे। और अगर 1 मोल के लिए इतना एंट्रोपी चेंज है, तो जितने मोल्स यहां से आ रहे हैं उनके लिए यूनिटरी मेथड लगा के आप एंट्रोपी चेंज निकाल सकते हो। जितना भी वो नंबर आएगा सिस्टम के लिए, सराउंडिंग के लिए उसका नेगेटिव होगा। तो करना सिर्फ इतना है कि आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, जब भी कभी कोई सिस्टम अपने बॉइलिंग पॉइंट पे होता है या फिर वो अपने मेल्टिंग पॉइंट पे होता है, तो उसके लिए सिस्टम की एंट्रोपी चेंज इस नंबर के बराबर है। तो सराउंडिंग के लिए उसका नेगेटिव होगा, क्योंकि उस समय सिस्टम थर्मोडायनेमिकली रिवर्सिबल प्रोसेस फॉलो कर रहा है, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे उसका P भी, सराउंडिंग और सिस्टम का प्रेशर दे विल बी सेम, सिस्टम और सराउंडिंग का टेम्परेचर विल बी सेम, and when system का P and T is constant, it's an equilibrium, and equilibrium represents reversible process, reversible process। तो आपने अब क्या करना है? 117 ग्राम बेंजीन दी हुई है, तो बेंजीन के मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करके यहां से नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेने। यदि 1 मोल बेंजीन का हो पर मोल एंट्रोपी चेंज 85 है, तो सिस्टम की एंट्रोपी चेंज 85 है यदि 1 मोल हो। तो पर अगर इतने मोल्स हुए तो आप इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई कर दोगे और जो भी वैल्यू आएगी उसका नेगेटिव साइन सराउंडिंग के लिए डेल्टा एस होगा, क्योंकि यूनिवर्स के लिए डेल्टा एस इज 0 व्हेन प्रोसेस इज एट इक्विलिब्रियम। सो दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस टाइप के क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज 2 पार्ट 4 क्वेश्चन नंबर 1। फॉर 2 mole gas undergoing expansion from 5 liter to 50 liter at 25 degrees Celsius. Isothermally, what will be delta S for the gas? And your choices are 38.23 joules per Kelvin, 26.76 joules per Kelvin, 20 joules per Kelvin, 28.23 joules per Kelvin। अब ये आप खुद करके दिखाओ। एनी आंसर बच्चों? अभी तक तो आ गया होगा। गैस के लिए कैलकुलेट करना है एंट्रोपी चेंज। क्वेश्चन गैस का है, तो आप क्या लिखोगे? डेल्टा एस फॉर द गैस इज NCVM T2 by T1 plus NR V2 by V1। प्रोसेस इज आइसोथर्मल, तो T1 T2 कैंसल। What will be delta S? Just NR into 2.303 log V2 by V1। तो मोल्स पता है 2, R की वैल्यू 8.314 फॉर जूल्स पर केल्विन पर मोल इंटू 2.303 इंटू लॉग फाइनल वॉल्यूम 50 इनिशियल वॉल्यूम 5। पहले तो ये बताओ आपने ऐसे ही किया क्वेश्चन सॉल्व? आगे कैलकुलेशन जो भी होगी वो आपकी ठीक ही हो रही होगी। अगर आपने ऐसे किया तो आपका सवाल बिल्कुल ठीक है। योर आंसर इज परफेक्टली करेक्ट।
चलो अब आपको एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 का क्वेश्चन मैंने लिख दिया, उसका आंसर बताओ। एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज डेल्टा एस? तो ए से सी से बी, डी से बी, और अगर मैं बी से ए के लिए आपसे पूछूं तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस बन गई। मैंने बी से ए के लिए पूछा ना, तो अगर हम बी से ए तक के देखें तो एक साइकिल बन गया। तो मैं ये बोल सकता हूं फॉर द साइकिल डेल्टा एस इज 0। so delta s from a to b plus delta s from b to a to c, sorry, c to d plus delta s from d to b plus delta s from b to a will be 0. This is 50, this is 30, this is 20. So you can find what is delta s from b to a is minus of this. और अगर मैं आपको ये बोल दूं कि एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 का ये पहला क्वेश्चन है जो जेई ने 2006 में पूछा था, क्या आप कर सकते हो ऐसे सवाल जेई के एडवांस के? राइट? लेकिन बस ये ध्यान रखना, एक गलती हो गई, बी से डी के लिए 20 है, हमें डी से बी के लिए चाहिए ना, तो यहां -20 आएगा, क्योंकि डी से बी के लिए 20, बी से डी के लिए 20 है, तो डी से बी के लिए यहां के लिए -20, यहां के लिए 30, यहां के लिए 50, यहां के लिए x, so 50 plus 30 minus 20 plus x, 50 plus 30 minus 20 plus x is 0, find x. अब आप निकाल सकते हो, -60 will be the answer, right? ओके एक बच्चा कह रहा है सर ये 2.303 कैसे आया? ये मेरा काम नहीं सिखाना, ये मैथ का काम है सिखाना। मैथ में सर से पूछना ये 2.303 क्यों आता है। For the process water liquid to water gas at 100 degrees Celsius and pressure is 1 atm. This is question number 8, exercise 3, part 1. Delta S system is positive, delta S surrounding is positive, A option. Delta S system is positive, delta S surrounding is negative. Delta S system is negative, delta S surrounding is positive. Delta S system is negative, delta S surrounding is negative. Choose the correct statement.
करें आंसर? अब तक आ गया होगा आंसर। आंसर इज ओनली बी। ओनली बी इज द आंसर। और जिनका बी ठीक है वो बहुत बहुत बधाई के पात्र है। उन्होंने बिल्कुल सही से अच्छे से समझा और ये बहुत अच्छी बात है। जिनका भी ठीक हुआ, कॉन्ग्रेचुलेशन। अगर मैं यहां पे ये देखूं, क्या आप ये चीज समझ पाए थे इस क्वेश्चन में? अगर आपने ये देखा हो, मैंने आपके सामने यहां साइन रिवर्सिबिलिटी का नहीं लगाया हुआ, पर मैंने वो आप पे छोड़ दिया कि आप पहचानो कि ये प्रोसेस रिवर्सिबल इक्विलिब्रियम पे है या नहीं। वाटर 100 डिग्री पे बॉयल करता है, ये बॉइलिंग पॉइंट है। अगर वो बॉइलिंग पॉइंट है और प्रेशर सिस्टम का सराउंडिंग के बराबर, एक्सटर्नल प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है, तो इसका मतलब ये कंडीशन बता रही है लिक्विड गैस के साथ इक्विलिब्रियम पर है। ये कंडीशन देने से मैंने आपके ऊपर ये छोड़ दिया था कि आप सोचो कि क्या आपके सिस्टम लिक्विड की बॉइलिंग स्टार्ट हो गई और वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री, and when liquid will boil at 100 degree, it is at boiling point, it is in equilibrium with the surrounding. The two forms are in equilibrium, but this is also in thermodynamic equilibrium, क्योंकि सिस्टम का अब टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, यानी कि सिस्टम और सराउंडिंग का टेम्परेचर बराबर है मेरे लिए। सिस्टम का प्रेशर और सराउंडिंग का प्रेशर सेम है, क्योंकि जब सिस्टम कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट टेम्परेचर पे आ गया तो ये प्रोसेस बन गई इक्विलिब्रियम प्रोसेस। और इक्विलिब्रियम अगर आ गया तो दिस इज थर्मोडायनामिकली रिवर्सिबल प्रोसेस। अभी आपको एक पिछले न्यूमेरिकल में बार बार ये चीज रिपीट की, यानी कि इस समय डेल्टा एस यूनिवर्स 0 है। इसका मतलब डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग का टोटल 0। अब सिस्टम लिक्विड से गैस बन रहा है, ये लिक्विड गैस मेरे लिए सिस्टम है, ये पूरा। जब सिस्टम लिक्विड से गैस बन रहा है तो एंट्रोपी बढ़ रही है सिस्टम की, एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव है सिस्टम का। और क्योंकि इसका टोटल 0 है तो जितना सिस्टम के लिए एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव है उतना ही अमाउंट से सराउंडिंग के लिए एंट्रोपी चेंज नेगेटिव है। जब भी कभी कोई सिस्टम अपने बॉइलिंग पॉइंट पे होगा या मेल्टिंग पॉइंट पे होगा, दैट रिप्रेजेंट्स एन इक्विलिब्रियम, एंड एट दैट पॉइंट यूनिवर्स के लिए एंट्रोपी चेंज विल बी 0 बिकॉज प्रोसेस इज थर्मोडायनामिकली रिवर्सिबल एट दैट पॉइंट। मतलब सिस्टम के लिए एंट्रोपी चेंज जिस भी साइन के साथ आएगा उसका उल्टा साइन सराउंडिंग के साथ होगा। तो जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो सिस्टम के लिए एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव है, तो सराउंडिंग के लिए नेगेटिव है। So this was very simple question to predict. अब जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया है ये मुझे करवाना है, क्योंकि मैं इससे आपको एक नया टॉपिक पढ़ाने लगा हूं। वो नया टॉपिक नहीं है, जो मैंने आपको पिछली क्लासेस में सिखाया उसका एक्सप्लेनेशन देने लगा हूं न्यूमेरिकल की मदद से। एंड दिस क्वेश्चन इज ए वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा। अब मैं आपको मैथमेटिकली प्रूव करना चाहता हूं, मैथमेटिकली प्रूफ देना चाहता हूं कि जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, डेल्टा एस यूनिवर्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। इक्वालिटी का साइन जब रिवर्सिबल प्रोसेस होगी तो डेल्टा एस यूनिवर्स इक्वल टू 0 होगा, और जब प्रोसेस इरिवर्सिबल होगी तो डेल्टा एस यूनिवर्स पॉजिटिव आएगा। हालांकि यहां पे अभी भी कुछ बच्चों के दिमाग में ये कीड़ा फंसा हुआ है, सर डेल्टा एस तो फॉर्मूला में हमेशा dq रिवर्सिबल बाय t का इंटीग्रेशन होता है, एंट्रोपी चेंज तो डिफाइंड इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए है, तो इरिवर्सिबल के लिए कैसे डिफाइन कर रहे हो? जिसका आंसर मैं कई बार दे चुका हूं, पर मैं उसको फिर भी रिपीट करूंगा न्यूमेरिकल के जरिए। अब सबसे पहले इस क्वेश्चन का एक एक वर्ड ध्यान से सुनो। 1 मोल आइडियल गैस है 300 केल्विन पे,
वो सराउंडिंग के कांटेक्ट में है। सराउंडिंग के कांटेक्ट का मतलब ये है कि जिस सिलेंडर के अंदर आपने गैस को भरा है, किसी का माइक ऑन है, प्लीज अपना माइक ऑफ कर लो। अगर कोई गैस सराउंडिंग के कांटेक्ट में है, उसका ये मतलब नहीं कि गैस के लिए ढक्कन खुला हुआ है, उसका ये मतलब है कि इसकी ये जो वॉल्स हैं ये परफेक्ट गुड कंडक्टर है। वॉल्स आर कंडक्टिंग। आई थिंक आई शुड म्यूट एवरीवन, क्योंकि एक स्टूडेंट का माइक शायद ऑन है, डिस्टरबेंस हो रही है। और ये बिल्कुल ध्यान से समझेगा, ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, न्यूमेरिकल के लिए नहीं, कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। यदि किसी सिस्टम जो कि एक क्लोज सिस्टम है, अगर आपने किसी तरीके से ये जो वॉल्स हैं, ये वॉल्स रिजिड नहीं है, द गैस कैन एक्सपैंड, गैस कैन कंप्रेस, सो दिस वॉल्स आर नॉट रिजिड, बट दे आर इन कॉन्टेक्ट विथ सराउंडिंग। इसका मतलब सराउंडिंग से हीट आ भी सकती है, सराउंडिंग से हीट जा भी सकती है। मतलब सराउंडिंग से हीट आ भी सकती है सिस्टम के अंदर, और सिस्टम से हीट सराउंडिंग में जा भी सकती है। वॉल्स आर परफेक्टली गुड कंडक्टर ऑफ हीट। अब मैंने आपको ये बोला कि गैस आइसोथर्मली एक्सपैंड कर गई 1 लीटर से 2 लीटर अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। और आप थर्मोडायनामिक्स पार्ट 1 में पढ़ते आए हो, जब जब आपको बोला जाता है कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट गैस एक्सपैंड कर रही है, यानी कि गैस का एक्सपेंशन इरिवर्सिबली हुआ है। गैस का एक्सपेंशन इरिवर्सिबली हुआ है, क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट है 3 atm का। बताने का मतलब है कि गैस जब एक्सपैंड कर रही थी, एक्सटर्नल प्रेशर 3 atm रखा गया। जब गैस एक्सपैंड कर रही है, एक्सटर्नल प्रेशर इज नॉट चेंजिंग विद टाइम, यानी कि P एक्सटर्नल P इंटरनल के बराबर हर इंस्टेंट पे नहीं है। और अगर गैस एक्सपैंड हुई है 1 से 2 लीटर, मतलब पहले कंटेनर के अंदर गैस का प्रेशर सर्टेनली 3 एटमॉस्फेयर से ज्यादा था, तभी गैस एक्सपैंड हुई है। और गैस तब तक एक्सपैंड होगी जब तक गैस का फाइनल प्रेशर, सिस्टम का फाइनल प्रेशर 3 ना हो जाए। और अगर गैस का प्रेशर और सराउंडिंग का प्रेशर अलग अलग है तो प्रोसेस इज इरिवर्सिबल। पर गैस तो एक्सपैंड कर गई ना, और अगर गैस एक्सपैंड हुई है तो गैस ने जब एक्सपेंशन किया है तो गैस की तो एंट्रोपी पॉजिटिव आएगी। एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव है क्योंकि गैस का वॉल्यूम बढ़ रहा है। अगर कोई आपसे ये कहे कि भाई डेल्टा एस निकालो, और आपके दिमाग में ये डाउट है अभी तक कि गैस तो इरिवर्सिबली एक्सपैंड कर रही है, इरिवर्सिबल मेथड के लिए डेल्टा एस कैसे निकाले, वो तो डिफाइंड ही नहीं। कोई बात नहीं, सही बोल रहे हो, पर ये कैसे भूल रहे हो? अगर मैं ये कह दूं कि गैस का इनिशियल स्टेट ए में जब गैस का वॉल्यूम 1 लीटर था और गैस का टेम्परेचर 300 केल्विन है, टेम्परेचर दिया हुआ है क्या सवाल में? हाँ दिया हुआ है, 300 केल्विन है, और गैस का 1 मोल है, तो गैस का इनिशियल प्रेशर मैं यहां पे लिख सकता हूं 1 मोल इंटू R इंटू T बाई V। ये गैस का इनिशियल प्रेशर है P1। 1 मोल R इंटू T nRT बाई V वॉल्यूम विच इज 1 लीटर, ये गैस का इनिशियल प्रेशर है। और गैस का फाइनल प्रेशर, क्योंकि वॉल्यूम डबल हो गया, तो गैस का फाइनल प्रेशर P2 1 मोल R, टेम्परेचर सेम आइसोथर्मल है, डिवाइड बाय वॉल्यूम 2 है, यानी कि इसी प्रेशर का आधा होगा। एंड माय डियर ऑडियंस, आप A से B तक इरिवर्सिबली आ रहे हो, तो आप यहां पर पाथ नहीं बना सकते, राइट? अब अगर कोई आपसे ये पूछे A से B तक अगर आप इरिवर्सिबली आए हो, पर कोई कह दे इस A से B तक आने में डेल्टा S निकालो,
तो आप ये कह रहे हो ए से बी भले आप इरिवर्सिबली आ रहे हो, पर आप गैस का डेल्टा एस निकालने के लिए एक ऑल्टरनेटिव पाथ रिवर्सिबल वाले तरीके से उसका डेल्टा एस निकालोगे। और जो डेल्टा एस रिवर्सिबल मेथड से आएगा, क्योंकि रिवर्सिबल वाले मेथड की ही कैलकुलेशन वैलिड है डेल्टा एस के लिए, वही कैलकुलेशन आप वही आंसर डेल्टा एस का यहां इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए बता दोगे, पर आपने निकालना तो उसे रिवर्सिबल के तरीके से है। क्यों? क्योंकि एस इज ए स्टेट फंक्शन एंड एस स्टेट फंक्शन को इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने ए से बी डेल्टा एस की वैल्यू कौन से पाथ से निकाली है। अगर वो इरिवर्सिबल वाले पाथ में डिफाइंड नहीं भी है तो मैं एज्यूम करूंगा कि ए से बी मैं रिवर्सिबली आया, यानी कि मैं एज्यूम कर रहा हूं कि मैंने रिवर्सिबली ए से बी गैस को एक्सपेंड करवाया। रिवर्सिबल वाले मेथड से डेल्टा एस की वैल्यू निकालूंगा और बोल दूंगा भले ही मैं ए से बी इस पाथ से नहीं आया हूं, पर जो डेल्टा एस रिवर्सिबल वाले पाथ से आ रहा है वही डेल्टा एस इरिवर्सिबल वाले पाथ का होगा, क्योंकि एस इज अ स्टेट फंक्शन। उसके लिए ए से बी तक कनेक्ट करने वाला पाथ चाहे इरिवर्सिबल का क्यों ना हो, जो डेल्टा एस की वैल्यू रिवर्सिबल पाथ से आएगी वही डेल्टा एस की वैल्यू इरिवर्सिबल पाथ के लिए असाइन हो जाएगी। तो मैं लगा दूंगा डेल्टा एस फॉर सिस्टम इज एन सीवीएम ln T2 by T1 प्लस NR ln V2 by V1। अब क्योंकि प्रोसेस आइसोथर्मल है तो T2 T1 कैंसल, तो ये सिंपल बन गया 1 मोल R8.314 इंटू 2.303 log to the base 10 V2 by V1 और वॉल्यूम 2 लीटर टू 1 लीटर, 1 लीटर से 2 लीटर, ये डेल्टा एस की वैल्यू सिस्टम के लिए आ गई, पर आपने निकाली रिवर्सिबल वाले मेथड से है। इसलिए यहां पे जाके आपका ये डाउट नहीं रहना चाहिए कि सर प्रोसेस तो इरिवर्सिबल थी, फिर आपने डेल्टा एस इरिवर्सिबल के लिए कैसे निकाला? क्या आपके पास इसका जवाब है? आपने कैसे निकाला डेल्टा एस? आप कहोगे हमने सर ऑल्टरनेटिव मेथड से निकाला। तो ऑल्टरनेटिव मेथड से, रिवर्सिबल वाले मेथड से मैंने सिस्टम के लिए डेल्टा एस निकाला। अब आप ध्यान से समझना, जहां पे जाके ट्विस्ट आएगा। बच्चों, यदि ये प्रोसेस मैंने इरिवर्सिबली करवाई है, रियलिटी में तो सिस्टम ने ये पाथ फॉलो नहीं किया। रियलिटी में सिस्टम ने यहां का पाथ रिवर्सिबल वाला फॉलो नहीं किया, वो वाला पाथ तो पता ही नहीं कौन सा। पर क्योंकि प्रोसेस एक्चुअल में इरिवर्सिबली हो रही है तो ये गारंटी है कि डेल्टा एस यूनिवर्स तो पॉजिटिव आना चाहिए। ठीक, अब अगर डेल्टा एस यूनिवर्स पॉजिटिव आना है तो डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग पॉजिटिव होना चाहिए। अगर मैंने आपको ये प्रूव कर दिया कि इस क्वेश्चन में डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग पॉजिटिव आ गया, तो आप ये मान जाओगे कि ये प्रोसेस इरिवर्सिबल है। तो अब मैं आपको सिखाने लगा हूं डेल्टा एस सराउंडिंग कैसे निकालें, पर उसको निकालने से पहले कुछ चीजें याद करा रहा हूं पुरानी वाली, ध्यान से समझिएगा। अगर मैं गैस को ए से बी सच में रिवर्सिबली लाता, अगर क्वेश्चन में ये दिया होता कि गैस को रिवर्सिबली एक्सपेंड कराया है, इफ गैस in actual would have been expanded from A to B reversibly, जबकि ऐसा है नहीं। In actual gas has been expanded irreversibly from A to B। रियलिटी में तो आप ए से भी इरिवर्सिबली आ रहे हो, ये तो मैंने एक ऑल्टरनेटिव पाथ बनाया है रिवर्सिबल वाला, जिसके हिसाब से मैंने गैस का डेल्टा एस निकाला।
और डेल्टा एस को इससे कोई मतलब नहीं कि आपने उसे रिवर्सिबल मेथड से क्यों ना निकाला हो, उससे उसको कोई मतलब नहीं। तो डेल्टा एस फ्रॉम ए टू बी जितना भी ये सॉल्व करके आया, आई गेस 5.76 जूल्स पर केल्विन आया, सपोज ये वैल्यू किसी बच्चे ने बताई, तो फिर वो वैल्यू यहां के लिए और यहां के लिए सेम। अब अगर कोई आपसे ये पूछे क्योंकि प्रोसेस आइसोथर्मल है तो डेल्टा ई की वैल्यू गैस के लिए 0 होगी दोनों स्टेप्स के लिए, मतलब चाहे आप रिवर्सिबली आते या आप इरिवर्सिबली आते, डेल्टा ई तो 0 होता। ये तो मानते हो कि नहीं मानते? राइट? तो मैं ये भी लिख सकता हूं डेल्टा ई अगर आप रिवर्सिबली आते तो ये नंबर क्यू रिवर्सिबल प्लस वर्क रिवर्सिबल 0 होता, और ये लिखता क्यू इरिवर्सिबल प्लस वर्क इरिवर्सिबल 0। बोलो, यहां तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये तो सिंपल है। अब बेटे आप मुझे ये बताओ, अगर आप ए से भी रिवर्सिबली आते तो क्या जो वर्क की वैल्यू आती, और अगर आप ए से भी इरिवर्सिबली आते तो क्या वर्क की वैल्यू सेम आती या डिफरेंट आती? वर्क की वैल्यू तो डिफरेंट आती ना, क्योंकि वर्क तो पाथ फंक्शन है ना। और अगर मैं आपको याद दिला दूं, अब एक ढक्कन एक स्टूडेंट है, उसका नाम नहीं मैं बताऊंगा, उसने मेरे से ये पूछा है पूरी थर्मोडायनेमिक्स पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ने के बाद, कह रहा है डेल्टा ई 0 है, इसका प्रूफ क्या है? तो उस ढक्कन को मैं क्या जवाब दूं कि डेल्टा ई 0 क्यों है दोनों प्रोसेसेस के लिए? तो उसको तो मैं यही कहूंगा कि क्लास एग्जिट कर जा यार, तूने इतने दिन से सीखा ही क्या? तो ऐसे बच्चे आपके बैच की स्पीड को स्लो कर देते। तो मैं तो यही बोलूंगा कि भगवान उसको सद्बुद्धि दे जो ये पूछ रहा है कि डेल्टा ई 0 क्यों है दोनों के लिए और इसका प्रूफ क्या है। तो आई होप कि आपके साथ ऐसा नहीं है। आई एम सिंपली इग्नोरिंग हिम, मुझे बल्कि तरस आ रहा है। अब बच्चों ध्यान से सुनना, सिस्टम के लिए अगर मैं वर्क निकालूं रिवर्सिबल प्रोसेस का, प्रोसेस आइसोथर्मल है, तो आपको याद होगा रिवर्सिबल आइसोथर्मल के लिए आपने वर्क कैसे निकाला था, -nRT ln V2/V1। यानी कि हमने उस केस में कहा था ये पूरा एरिया अंडर द कर्व वर्क आएगा, राइट? यानी कि मैं ये लिखता माइनस वर्क 1 मोल R 8.314, टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 300 केल्विन, इंटू नेचुरल लॉग ऑफ V2/V1 2/1। इतना वर्क सिस्टम करता अगर वो रिवर्सिबली आता तो फिर ये भी आप मान जाते हो अगर रिवर्सिबली वर्क ने इतनी हीट, अगर वर्क इतना हुआ है तो जो सिस्टम ने क्यों रिवर्सिबल होगा सिस्टम के लिए वो +8.314 इंटू 300 इंटू log 2/1 होता, क्योंकि Q प्लस W 0 है, और अगर गैस एक्सपेंड कर रही है रिवर्सिबली तो सिस्टम ने अगर इतना वर्क किया तो सिस्टम ने इतनी हीट एब्जॉर्ब की, और यदि सिस्टम ने इतनी हीट एब्जॉर्ब की तो मैं ये जरूर मानता हूं कि आपको इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि अगर मैं आपसे ये कह दूं कि यहां का वर्क अगर निकालना होता इरिवर्सिबल प्रोसेस में, तो फिर आपको अगर याद हो तो ये स्मॉल एरिया ऑफ रेक्टेंगल जितना वर्क आता। तब आप वर्क कैसे निकालते, -P एक्सटर्नल इंटू डीवी का इंटीग्रेशन, और प्रोसेस क्योंकि इरिवर्सिबल है तो P एक्सटर्नल कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर, और डीवी की इंटीग्रेशन इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम, ये बन गया -P एक्सटर्नल V फाइनल माइनस V इनिशियल, और P एक्सटर्नल आपको सवाल में दिया था 380 है,
और V फाइनल 2 लीटर -1 तो -6 ATM लीटर, यानी कि -6 इंटू 101.3 जूल होता। तो आप ये तो मानते हो कि जो वर्क की वैल्यू है वो अलग अलग आएगी, और इरिवर्सिबल प्रोसेस में Q की वैल्यू फिर बन जाती +6 इंटू 101.3। राइट? यहां तक मुझे लगता है सब पुराना रिवाइज हुआ। कुछ गड़बड़ हुई? 3 एटमॉस्फेयर, 6 एटमॉस्फेयर में 3, सॉरी 3। पर मुझे एक बात बताओ बच्चों, क्या आप ये समझ पा रहे हो? सिस्टम के लिए हीट एब्जॉर्ब हुई है, और अगर सिस्टम के लिए हीट एब्जॉर्ब हुई है तो सराउंडिंग ने तो हीट लूज किया होगा ना। सिस्टम ने अगर हीट एब्जॉर्ब किया तो सराउंडिंग ने हीट लूज किया। अब आप एक चीज देखो, ये ध्यान रखना, क्वेश्चन में जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ था, जो मैंने इरेज किया है, उसमें गैस का एक्सपेंशन इरिवर्सिबली हुआ था, राइट? लेकिन मैंने उस सिस्टम के लिए ए से बी तक इरिवर्सिबल एक्सपेंशन में रिवर्सिबल वाले पासेस का डेल्टा एस निकाला था। अब ध्यान से समझना, आपको अब ये पता लग गया कि अगर मैं सिस्टम को ए से बी रिवर्सिबली लाता, सिस्टम को रिवर्सिबली सच में लेके आता, यहां से यहां इस पाथ से लाता, तो सिस्टम के लिए क्यू रिवर्सिबल के बराबर इतना होता। सिस्टम के लिए हीट एब्जॉर्प्शन क्यू रिवर्सिबल के बराबर होती। पर यदि आप अपने सिस्टम को ए से बी तक रिवर्सिबली नहीं ला रहे हो, इरिवर्सिबली ला रहे हो, तो आपके सिस्टम का क्यू अपने आप को उस केस में इस नंबर के बराबर बनाता। तो आप इरिवर्सिबल वाले मेथड में सिस्टम का डेल्टा एस निकालने के लिए क्यू इरिवर्सिबल बाय टी तो लगा ही नहीं सकते थे, क्योंकि आपने पढ़ा है क्यू इरिवर्सिबल बाय टी तो डेल्टा एस होता ही नहीं। मानते हो ना? इस क्यू इरिवर्सिबल को टी से डिवाइड करते तो आप सिस्टम के लिए डेल्टा एस नहीं निकाल सकते थे। इसलिए मैं कहूंगा इस नंबर से आप सिस्टम का डेल्टा एस नहीं निकाल सकते, पर रियलिटी में सिस्टम के लिए क्यू इतना है जब आप गैस को इरिवर्सिबली एक्सपैंड करा रहे हैं। अब एक चीज देखो, अगर कोई कहे डेल्टा एस सराउंडिंग निकालो, तो मैं बोलूंगा उसके लिए भी यही फॉर्मूला है, डी क्यू रिवर्सिबल बाई टी का इंटीग्रेशन, और सराउंडिंग का टेम्परेचर अगर प्रोसेस रिवर्सिबल है तो टी सिस्टम माइनस टी सराउंडिंग, ये जो डिफरेंस होगा ये टेंडिंग टू 0 होगा। और वैसे भी आपकी गैस ने हीट एब्जॉर्ब की है, और अगर गैस ने हीट एब्जॉर्ब की है तो आप बता सकते हो सिस्टम और सराउंडिंग में कौन हाई टेम्परेचर पे होगा। अगर सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब की तो सराउंडिंग इज एट हाई टेम्परेचर, तो मुझे लिखना चाहिए टी सराउंडिंग माइनस टी सिस्टम, ये जो डिफरेंस है दिस शुड बी टेंडिंग टू 0, तभी प्रोसेस रिवर्सिबल कहलाती है। हर समय टी सराउंडिंग नियरली टी सिस्टम होना चाहिए, तभी प्रोसेस रिवर्सिबल कहलाती है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि डेल्टा एस सराउंडिंग में जो टी वैल्यू रखनी है वो सिस्टम की रखो, क्योंकि हर समय सिस्टम का टेम्परेचर सराउंडिंग के यदि बराबर है तभी आप बोलोगे प्रोसेस इज रिवर्सिबल। और अब मैं ये कह सकता हूं, अगर ये टी 300 केल्विन है, सिस्टम के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट था, आपको क्वेश्चन में दिया आइसोथर्मल, तो सिस्टम का टेम्परेचर 300 केल्विन है, तो मैं सराउंडिंग के लिए टी इंटीग्रेशन से बाहर ले आया, और अब डी क्यू का इंटीग्रेशन किया तो ये बन गया क्यू सराउंडिंग रिवर्सिबल, क्योंकि डी क्यू की इंटीग्रेशन क्यू सराउंडिंग है। अब मुझे बताओ, सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब की, इतनी हीट एब्जॉर्ब की, तो सराउंडिंग ने इतनी हीट लूज की।
सिस्टम ने यदि इतनी हीट एब्जॉर्ब की तो सराउंडिंग ने इतनी ही हीट लूज की, तो मैं ये कह सकता हूं दिस नंबर विल बी 1/300 इंटू -8.314 इंटू 300 इंटू ln2। जितना सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब किया सराउंडिंग ने उतना हीट लूज किया, इसमें तो कोई गलती नहीं। तो अब आप मुझे ये चीज चेक करके बताइए, डेल्टा एस सिस्टम जो आपने निकाला था, आपने थोड़ी देर पहले डेल्टा एस सिस्टम निकाला था, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग कितना आ रहा है? आपने थोड़ी देर पहले डेल्टा सिस्टम निकाला, डेल्टा सिस्टम प्लस डेल्टा सराउंडिंग कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। और डेल्टा सिस्टम प्लस डेल्टा सराउंडिंग क्या होता है? डेल्टा यूनिवर्स। डेल्टा सिस्टम प्लस डेल्टा सराउंडिंग क्या होता है? डेल्टा यूनिवर्स। तो आया ना वो 0। क्यों? क्योंकि आपने प्रोसेस कैसे करवाई? रिवर्सिबली। आपने प्रोसेस कैसी कराई? रिवर्सिबली कराई थी, राइट? एक स्टूडेंट है आर्यन। आर्यन पूछ रहा है कि सर आपने डेल्टा सिस्टम दोनों प्रोसेसेस के लिए, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल के लिए, दोनों के लिए सेम क्यों लिए? तो मैं एक बार अनम्यूट करके अब एक बार सबके डाउट यहां पे लूंगा। रेज द हैंड। तो मैं अनम्यूट करके पूछूंगा, तो आप पूछ सकते हो 5 मिनट्स के अंदर। तो पहले शिवम। यस सर। कैन यू हियर मी? टेम्परेचर डिफरेंस 0 क्यों है? डेफिनेशन क्या होती है रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस की? जब एक्सटर्नल सराउंडिंग और सिस्टम के स्टेट प्रॉपर्टीज का वैल्यू का डिफरेंस टेंडिंग टू 0 हो। अच्छा एक बात बता, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस में स्लो प्रोसेस कौन सा होता है? रिवर्सिबल। ओके, अब मुझे एक बात बता शिवम, अगर कोई बॉडी हीट एब्जॉर्ब करे और वो स्लोली हीट एब्जॉर्ब करे सराउंडिंग से, तो ऐसा कब होगा? जब सिस्टम सराउंडिंग का टेम्परेचर डिफरेंस स्मॉल हो या लार्ज हो? स्मॉल ना। अगर वो डिफरेंस टेंडिंग टू 0 हो तो उस केस में हीट का ट्रांसफर सिस्टम को सराउंडिंग की तरफ से स्लोली मिलेगा या फास्ट मिलेगा? स्लो। तो बन गई प्रोसेस रिवर्सिबल जब टेम्परेचर डिफरेंस इज टेंडिंग टू 0 हो। समझ आया ये बात? यस। ओके। अब यहां पर बड़े सारे शिवम है यार, बड़ी कंफ्यूजन है। अब शिवम वो है जिसका स्मॉल लेटर में नाम है, SHIVM स्मॉल लेटर वाला शिवम। हाँ जी शिवम। गुड इवनिंग सर। सर आपने जो लिखा है कि सर टेम्परेचर सराउंडिंग का टेम्परेचर सिस्टम से ज्यादा है, तो सर हीट ट्रांसफर फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कोल्ड बॉडी इस बेसिस पे लिखा है आपने? बिल्कुल। पहले मुझे ये बताओ, जब गैस एक्सपैंड कर रही है तो गैस वर्क डन बाय द सिस्टम है ना? यस सर। तो वर्क नेगेटिव आया ना सिस्टम के लिए? यस सर। तो Q पॉजिटिव आएगा? यस सर। और अगर Q पॉजिटिव है तो मतलब गैस ने हीट एब्जॉर्ब की? यस सर। यस सर। और अगर गैस ने हीट एब्जॉर्ब की मतलब सराउंडिंग के कंपैरिजन में वो हाई टेम्परेचर पे थी? यस सर। सराउंडिंग हाई मतलब कौन हाई टेम्परेचर पे होगा? सर सराउंडिंग। इसलिए T सराउंडिंग माइनस T सिस्टम किया। जी सर, समझ गया। थैंक यू सर। ओके, वेलकम। और एक आयुष निरंजन सिंह मिल नहीं रहा, पहले उसने हाथ रेस किया था। ओके, तो अब मैं आपको यहां पर इरिवर्सिबल की स्टोरी अब बताने लगा, जिस पे हमारा आज का लेक्चर खत्म होगा, और वो ध्यान से सुनिएगा। ओके, तो हमने ये चीज देख ली। अच्छा, एक स्टूडेंट आर्यन है जिसने अभी डाउट पूछा था कि डेल्टा एस आपने सेम क्यों किया दोनों प्रोसेसेस के लिए। आर्यन एक बार हैंड रेस कर, मैं तुझे आंसर दूं। आई वॉन्ट टू आंसर यू इन ए अनम्यूट वे बेटा, एंड डोंट फियर, विदाउट एनी हेजिटेशन। ओके, हाँ आर्यन। यस सर।
बताओ क्या डाउट आया? यस सर, दोनों में इक्वल कैसे होगा? मेरा नेटवर्क लॉस हो गया। डेल्टा एस क्या होता है? स्टेट फंक्शन होता है या पाथ फंक्शन होता है? एस 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 स्टेट फंक्शन है या पाथ फंक्शन है? हेलो आर्यन, कैन यू हियर मी? यस सर, यस। एस स्टेट फंक्शन है या पाथ फंक्शन है? स्टेट फंक्शन है सर। अच्छा एक बात बता, डेल्टा ई दोनों के लिए 0 क्यों लिया था? क्योंकि प्रोसेस मतलब आइसोथर्मल है, इसलिए यह ई स्टेट फंक्शन है। बोलो, अगर मुझे आंसर नहीं देगा तो मैं सारी क्लास पे टाइम नहीं वेस्ट कर सकता। तू आर यू कनेक्टेड टू मी? यस सर। ओके, इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है या पाथ फंक्शन है? ये तो बता दे। इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन, सॉरी पाथ फंक्शन है सर। इंटरनल एनर्जी पाथ फंक्शन है? यार ऐसे मत कर, इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है। तो तुम ए स्टेट से बी स्टेट तक रिवर्सिबली आओ या इरिवर्सिबली आओ, डेल्टा ई विल रिमेन सेम। एस भी स्टेट फंक्शन है, तो तुम ए से बी रिवर्सिबली आओ या इरिवर्सिबली आओ, एस डेल्टा एस वैल्यू विल रिमेन सेम। ओके आर्यन, यस सर। क्लियर? यस सर। ओके, अब मैं किसी को अनम्यूट नहीं करूंगा, सिर्फ मैं अगले 10 मिनट बोलूंगा जो आप बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। यहां पे जाके टर्निंग पॉइंट आएगा। डेल्टा एस सराउंडिंग निकालते वक्त जब भी आप फॉर्मूला लगाते हो डी क्यू रिवर्सिबल बाय टी फॉर सराउंडिंग, सराउंडिंग का साइज सिस्टम से बहुत बड़ा होता है। ऐसे समझ लो एक समुंदर है, समुंदर का साइज बहुत बड़ा है। समुंदर में 1000 क्विंटल बाल्टियां पानी की डाल दो तो उसमें पानी का लेवल नेग्लिजिबल अमाउंट से चेंज होगा। अगर समुंदर में से 1000 क्विंटल पानी की बाल्टियां बाहर भी निकाल लोगे तो समुंदर के पानी का लेवल बहुत स्मॉल चेंज होगा। इसलिए सराउंडिंग क्योंकि सिस्टम से बहुत बड़ी है तो सराउंडिंग भी एक हीट का रेजर्वायर है, बड़ा सा समुंदर। इसलिए जैसे ही सिस्टम से सराउंडिंग में जब हीट जाती है ना, तो उस हीट को एब्जॉर्ब करने में सराउंडिंग के टेम्परेचर में भी नेग्लिजिबल चेंजेस आते हैं, यानी कि टेम्परेचर प्रैक्टिकली रिमेन्स कांस्टेंट। सराउंडिंग इज ए बिग रेजर्वायर ऑफ हीट। उसके खाते से कुछ हीट निकाल भी दोगे तो सराउंडिंग के टेम्परेचर में चेंज नहीं आने वाला। सराउंडिंग के खाते में हीट डाल भी दोगे ना तो भी सराउंडिंग के लिए एंट्रोपी, सराउंडिंग के लिए टी का चेंज नहीं आने वाला। इसलिए सराउंडिंग के लिए जब भी डेल्टा एस निकालना है हमेशा टी इंटीग्रेशन से बाहर आए। तो सराउंडिंग इज ऑफ ह्यूज साइज as compared to system. So by adding heat or losing heat from the surrounding, its temperature changes negligibly. इसलिए टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग नियरली रिमेन्स कांस्टेंट। प्रोसेस कैसी भी हो, कोई भी हो, चाहे वो रिवर्सिबल हो, चाहे वो इरिवर्सिबल हो, चाहे वो कुछ भी हो, टी विल नॉट चेंज, टी विल बी टेकन आउटसाइड द इंटीग्रेशन। इसलिए Q फॉर द सराउंडिंग डी क्यू के अंदर इंटीग्रेशन में रह जाएगा, टी बाहर आ जाएगा और ये बन जाएगा Q फॉर द सराउंडिंग रिवर्सिबली बाय टी।
इसलिए इस सवाल में आपने जो ये न्यूमेरिकल किया, सराउंडिंग का टेम्परेचर वही रहेगा जो 300 केल्विन आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था। पर सराउंडिंग के लिए क्यों कैसे निकालना है? सराउंडिंग के लिए क्यों निकालने का बहुत अच्छा और शानदार तरीका यह है, Q for surrounding in reversible manner is just minus Q for the system, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। ये पॉइंट समझाना मुझे आपको, और कान खोल के समझना। बच्चों, अगर किसी बॉडी में आपने हीट डाली और उसका टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब हर इंस्टेंट में उसका टी डिफाइन है। इसका मतलब यह है कि हीट का ट्रांसफर उस बॉडी में हमेशा रिवर्सिबली हुआ। अगर किसी बॉडी में हीट का ट्रांसफर इरिवर्सिबली होगा, मतलब उसने हीट झटके से ली, फास्टली, सडनली, तो उसके टेम्परेचर में चेंजेस फाइनाइट आते हैं। जैसे आप किसी को धीरे धीरे हीट देते हो, मामूली मामूली हीट देते हो, तो उसके सिस्टम के टेम्परेचर में स्मॉल चेंजेस आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक बात बताना, मान लो एक क्लास में 50 बच्चे बैठे, अगर एक बच्चा भागता भागता बाहर से कमरे में आए, मान लो टीचर पढ़ा रहे, आप सारे बच्चे 50 बच्चे कमरे में बैठे, तो एक बच्चा भागता भागता कमरे में आया बाहर से और झटके से आया, उसके पैरों की हलचल इतनी हुई, आप सब टीचर का सुन तो रहे थे, पर आप सबकी गर्दन ऐसी कि कौन आया, क्योंकि बच्चे के आने की खबर पूरी क्लास को पता लगी। तो उस वक्त जो हीट कमरे में आई, यानी कि बच्चा जो कमरे में आया वो सडनली आया था, तो इसका इंफॉर्मेशन आप पूरी क्लास के अंदर बैठे बच्चों को पता लगा और सिस्टम के टेम्परेचर में चेंजेस हुए, क्योंकि हीट अंदर आई तो सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ा। पर यदि वो बच्चा चोरी चोरी, छुपके छुपके, धीरे धीरे, आहिस्ता 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 आता कि उसके पैरों की आवाज तक ना आए, इतना स्लोली आए, और वो कब कमरे में अंदर आए, क्लास के अंदर बैठे बच्चों को पता ही नहीं चला, तो मैं कहूंगा हीट का ट्रांसफर जब स्लोली होता है तो सिस्टम को पता ही नहीं चलता कि उसका टेम्परेचर कुछ चेंज हुआ। सराउंडिंग के साथ यही कहानी है। सराउंडिंग इतनी बड़ी है साइज में, तो जब उसके अंदर हीट आती है ना, कभी भी हीट उसके अंदर झटके से नहीं आती। सिस्टम भले ही झटके से देगा, सिस्टम अपनी हीट को झटके से ट्रांसफर कर सकता है। सराउंडिंग क्योंकि बहुत बड़ी है, वो उसका झटका बड़ी खुशी से सहती है, बड़े प्यार से, धीरे धीरे। और यदि सिस्टम ने सच में हीट धीरे धीरे दी, तब भी सराउंडिंग उसे हीट धीरे धीरे अब्सॉर्ब करता है। सराउंडिंग यदि अपनी हीट देगा तो बहुत स्लोली देगा, क्योंकि सराउंडिंग का टी चेंज नहीं होने वाला, और सराउंडिंग के अकाउंट का अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब वो हीट झटके से दे ही नहीं सकता, क्योंकि झटके से आने वाली चीजें सिस्टम की प्रॉपर्टीज में बदलाव लाती है। और जब हम किसी सिस्टम के अंदर कोई चीज बड़ी धीरे धीरे चेंज करते हैं, वो बदलाव झटके से नहीं आते, तो सिस्टम ऐसे लगता है वर्चुअली इट रिमेन्स कांस्टेंट इन द सेम स्टेट। तो यदि किसी सिस्टम के अंदर हीट झटके से गई तो उसका टेम्परेचर सडन राइज करेगा, अगर उसके अंदर से हीट झटके से निकली तो उसका टेम्परेचर सडन फॉल करेगा। पर यदि किसी सिस्टम के अंदर हीट बहुत स्लोली गई तो उसका टेम्परेचर चेंज होता आपको देखने में शायद सदियां लग जाएंगी, क्योंकि प्रोसेस इतनी स्लोली होगी, रिवर्सिबली, इट मे टेक इनफाइनाइट टाइम टू रेज इट्स टेम्परेचर। आपको लगेगा कुछ हो ही नहीं रहा। उसमें से हीट धीरे धीरे बाहर आई सिस्टम में से, स्लोली स्लोली रिवर्सिबली, तो सिस्टम का टेम्परेचर घटने में साल लग जाएंगे, महीने, पता नहीं कितने कितने ईयर लग जाए, तो आपको लगेगा टी चेंज ही नहीं हो रहा। तो सराउंडिंग के साथ ये स्टोरी है कि इट्स अ बिग साइज। इसलिए सिस्टम क्योंकि स्मॉल साइज का है, क्यों स्मॉल साइज का है? यूनिवर्स में स्मॉल सिस्टम लाइक ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम की अगर मैं बातें करूं, तो जब भी कोई सिस्टम अपनी हीट को झटके से लूज करता है, सराउंडिंग उसी हीट को धीरे से रिवर्सिबली गेन करती है। और यदि सिस्टम ने धीरे से हीट लूज की तो सराउंडिंग तो वैसे भी धीरे से गेन करेगा। इसलिए सिस्टम सराउंडिंग के लिए हमेशा हीट का एक्सचेंज रिवर्सिबली है। पर ये वैल्यू कितनी है?
ये वही वैल्यू होगी सिस्टम ने जितनी हीट एब्जॉर्ब की उसका उल्टा। अगर सिस्टम वाकई में रिवर्सिबल प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, रियलिटी में सिस्टम रिवर्सिबली एक्सपैंड कर रहे हैं या रिवर्सिबली कंप्रेस हो रहे हैं, तो जितनी हीट सिस्टम ने रिवर्सिबली लूज की, सराउंडिंग ने उतनी ही हीट रिवर्सिबली गेन की। पर यदि सिस्टम ने इररिवर्सिबली कुछ हीट लूज भी कर दी, सिस्टम ने इररिवर्सिबली कुछ हीट गेन भी कर दी, उसी अमाउंट का हीट उल्टे साइन के साथ सराउंडिंग के लिए वो रिवर्सिबल मैनर में है। इसलिए जब आप गैस के लिए यहां इररिवर्सिबल मेथड में आपने ये जो क्यू इररिवर्सिबल निकाला था, ये सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब की थी, पर सिस्टम ने ये जो हीट एब्जॉर्ब की थी ये झटके से गेन की, क्योंकि इररिवर्सिबल ट्रांसफर हुआ था। सिस्टम ने इतनी हीट एब्जॉर्ब की सराउंडिंग से झटके में, पर ये हीट आई कहां से सिस्टम के पास? सराउंडिंग की तरफ से। और सराउंडिंग की तरफ से जो हीट आई, सराउंडिंग ने हीट लूज की, इतनी हीट, पर सराउंडिंग ने इतनी ही हीट को धीरे से लूज किया। यानी कि ये हीट का ट्रांसफर सिस्टम के लिए इररिवर्सिबल है, पर सराउंडिंग के लिए इतना ही हीट का ट्रांसफर रिवर्सिबली हुआ है। इसलिए डेल्टा सराउंडिंग में मैं यहां पर अब वैल्यू यही वाली सिस्टम के लिए जो पॉजिटिव नंबर है यहां माइनस नंबर रख दूंगा। यानी कि जो भी ट्रांसफर सिस्टम के लिए रिवर्सिबल रिवर्सिबली है या इररिवर्सिबली है, ये माइनस सिस्टम के लिए है। सराउंडिंग के लिए वो हीट का एक्सचेंज हमेशा इररिवर्सिबल है, रिवर्सिबल है। यानी कि अगर सिस्टम ने इतनी हीट एब्जॉर्ब की झटके से, तो सराउंडिंग ने इतनी हीट लूज की धीरे धीरे। तो सराउंडिंग के लिए सेम हीट विद ऑपोजिट साइन रिवर्सिबली ट्रांसफर हुआ और ये डेल्टा सराउंडिंग आया। और अब अगर आप इस मेथड में डेल्टा एस यूनिवर्स निकालोगे, तो डेल्टा सिस्टम प्लस डेल्टा सराउंडिंग, आपने डेल्टा सिस्टम निकाल लिया था, कितना था वो? ये 5.76। अब जब आप ये नंबर 5.76 सिस्टम के लिए एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव है और सराउंडिंग के लिए ये नंबर 3 × 101.3 बाय 300, जब आप ये सॉल्व करोगे तो ये आंसर पॉजिटिव आएगा। मैं कह दूंगा प्रोसेस इररिवर्सिबल है क्योंकि यूनिवर्स की एंट्रोपी चेंज तो पॉजिटिव हुआ। तो जब भी कभी आपको कोई क्वेश्चन आता है ना इररिवर्सिबल प्रोसेस का, तो सबसे पहले डेल्टा सराउंडिंग कैसे निकालना है? टी इंटीग्रेशन से बाहर, लेकिन dq का इंटीग्रेशन क्या बन गया? q फॉर सराउंडिंग। सराउंडिंग के लिए हीट का एक्सचेंज हमेशा रिवर्सिबल होगा। अब वो जो हीट एब्जॉर्ब हुई या लॉस हुई, अगर सिस्टम ने सच में वो हीट रिवर्सिबली गेन की, तो इतनी ही हीट सच में सराउंडिंग ने रिवर्सिबली लूज की। तब ये नंबर सराउंडिंग के लिए यहां पर यही बन गया था, जितना ये नंबर था ना उसी का उल्टा यहां बन गया। पर जब प्रोसेस इररिवर्सिबल थी तो सिस्टम के लिए इतनी हीट एब्जॉर्ब हुई थी इररिवर्सिबली, पर वो सिस्टम ने हीट ली कहां से? सराउंडिंग से ली, पर सराउंडिंग ने उसको रिवर्सिबली दी, क्योंकि सराउंडिंग का टी चेंज नहीं होना चाहिए। तो सराउंडिंग के लिए वही हीट माइनस साइन के साथ रख के उल्टा करके सराउंडिंग का डेल्टा एस ऐसे निकालना है। तब आप देखोगे डेल्टा सिस्टम प्लस सराउंडिंग पॉजिटिव आएगा और आपकी ये थ्योरम प्रूव हो जाएगी। इररिवर्सिबल प्रोसेस में यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ती है, लेकिन रिवर्सिबल प्रोसेस में डेल्टा सराउंडिंग प्लस डेल्टा सिस्टम कर देना, एड दिस प्लस दिस कर देना, ये वैल्यू -5.76 आएगी और ये नंबर प्लस ये नंबर मिलके डेल्टा यूनिवर्स 0 कर रहा है। एंड आई होप now you have got the idea from this example. With this, I am going to end up the meeting. Thank you so much and enjoy your day.